हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुंबई में इंडियन नेवी के युद्धपोत INS रणवीर पर बड़ा ब्लास्ट हुआ है दोस्तों, जिसमें अपने 3 जवानों की मौत हो गई है। जी हां, और कई घायल हुए हैं। दोस्तों, बताएंगे किसकी बड़ी साजिश हो सकती है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां मुंबई में इस खबर के बाद चाइना को लेकर बड़ी खबर, नापाक चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और पकड़ में भी आ गया है चाइना। सैटेलाइट से हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर पेंगोंग झील को लेकर बड़ा खुलासा क्या हुआ है। साथ ही बताएंगे जहाँ चीनी ड्रोन से भारत पर कभी भी हमला कर सकता है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा ही अलर्ट जारी किया है दोस्तों। बताएंगे आखिर कौन सी बड़ी चाल हो सकती है पाकिस्तान की। उससे आगे आपको बताएंगे जहाँ पर 24 घंटे के अंदर ही UAE पर अपने भारतीय जवानों की मौत का बदला लिया गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती को बीजेपी ने दिया है तगड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुए हैं कई नेता। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी खबर बताएंगे, जहां पर बड़े ही खुशखबरी की खबर आ रही है दोस्तों। अब 6000 से बढ़कर इतनी हो सकती है राशि। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, और आपके ट्रेन टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति भी सफर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने यह सुविधा दी है अपने यात्रियों को। बताएंगे कैसे इस सुविधा का लाभ पा सकते हैं दोस्तों। अब बार बार टिकट कैंसिल कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। आपको बताएंगे क्या है प्रोसेस, तो हर तरह की आज आपको जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा दोस्तों। और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में मोदी लहराएगी, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां मुंबई में इंडियन नेवी के युद्धपोत INS रणवीर पर बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 3 जवानों की मौत और कई घायल। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में इंडियन नेवी के युद्धपोत INS रणवीर पर यह ब्लास्ट हुआ है दोस्तों। आपको बता दें मुंबई में नौसैन्य डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के युद्धपोत रणवीर में मंगलवार को हुए विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मियों की मौत हो गई है। भारतीय नौसेना ने बयान में कहा है कि मुंबई नौसैन्य डॉकयार्ड में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में INS रणवीर के एक आंतरिक कक्ष में विस्फोट के कारण नौसेना के 3 कर्मियों की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जहाज के चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है और जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। बयान में कहा गया है कि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। बयान में उल्लेख किया गया है कि INS रणवीर नवंबर 2021 में पूर्वी नौसैन्य कमान से क्रॉस कोस्ट अभियान तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। नौसेना ने कहा कि इस घटना के कारणों की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों बहुत बड़े नुकसान की बात नहीं कही जा रही है, ऐसे में हम ये कहते हैं हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं दोस्तों। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है एक भारत के लिए। और जाहिर तौर पर दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, आतंकी साजिश भी हो सकती है दोस्तों। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे में कितने भाइयों और बहनों को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तानी या फिर चीनी चाल हो सकती है दोस्तों। और साथ में अपने इन 3 जवानों के शहीद होने पर इनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चीन ने फिर चली नापाक चाल। पेंगोंग झील के पास अवैध पुल बना रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बहुत तेजी से झील पर पुल बना रहा है चीन। पूरा अगर इसका काम हो गया तो भारत के लिए पैदा हो सकती है बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच एक बार फिर पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है। दरअसल चीन पेंगोंग त्सो झील के किनारे पर एक पुल का निर्माण कर रहा है दोस्तों। ये पुल अब 400 मीटर से अधिक लंबा है और एक बार पूरा होने के बाद चीन को इस इलाके में महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त प्रदान करेगा। पूर्वी लद्दाख के पास पेंगोंग त्सो झील वाला ये ऐसा इलाका है जिसे लेकर भारत चीन के बीच गतिरोध बना रहा है दोस्तों। और पुल की चौड़ाई 8 मीटर है और ये पेंगोंग के उत्तरी तट पर एक चीनी सेना के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर चीन के अस्पताल और सैनिकों के आवास भी मौजूद है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 16 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि चीनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पुल के खंभों को कंक्रीट स्लैब से जोड़ने में मदद करने के लिए एक भारी क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके
ऊपर टरमैक को बिछाया जाना है। निर्माण की गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पुल कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि रुतोग तक सड़क को पूरा होने में अधिक समय लगेगा। रुतोग इलाके में मुख्य चीनी सैन्य केंद्र है। इस पुल का निर्माण होना भारत के लिए बड़े ही चिंता का विषय है, क्योंकि चीनी सेना इसी के जरिए बहुत ही तेजी के साथ सैनिकों को झील के किसी भी किनारे पर तैनात कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बड़ा खुलासा चाइना को लेकर सामने आया है दोस्तों, जो हमने आपको बताया है। ऐसे में भारतीय सेनाओं को और भारत सरकार क्या कदम उठाती है दोस्तों, अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीनी ड्रोन से भारत पर हमला कभी भी कर सकता है पाकिस्तान। सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर हो गई है चौकन्नी। बता दें, पाकिस्तान द्वारा चीन से ड्रोन खरीदे जाने के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। टाइम्स नाउ ने खुफिया डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत पर हमले को लेकर किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में इस्लामाबाद ने बीजिंग से ड्रोन खरीदे हैं। 17 जनवरी को अबू धाबी में संदिग्ध हूती ड्रोन हमले में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक के मारे जाने और 6 अन्य के घायल होने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान भी भारत में ड्रोन के जरिए महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन जमीन से 800 मीटर की ऊंचाई पर एक बार में 15 से 20 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और ये बताया गया है कि ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उन्हें रडार के जरिए नहीं पकड़ा जा सकता है। यानी कि दोस्तों, बहुत बड़ा आतंकी हमला दोस्तों ड्रोन के जरिए भारत में हो सकता है, जिस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट है और चौकन्नी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर भी आईबी ने जारी कर दिया है अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी सहित बड़े बड़े नेताओं पर खतरा का इनपुट मिला है। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई और इन्होंने बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो बोले तो आईबी ने 9 पन्नों का अलर्ट दिल्ली पुलिस से शेयर किया है। अलर्ट में 26 जनवरी के मौके पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को लेकर भी खतरा जाहिर किया गया है। इसको लेकर आईबी ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये कयास लगाए जाने की हमला कोई और नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसमें सबसे बड़ा खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को लेकर किया गया है। अलर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 को मिले इनपुट के मुताबिक खालिस्तानी एक्टिविस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग और टूर को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। और बाकी हमारी सुरक्षा एजेंसियां तैनात ही है दोस्तों और अलर्ट मोड पर है। बाकी अगली खबर की बात करें, जहां कश्मीर में हिमस्खलन के बाद बचाव में जुटी सेना, 30 लोगों को बर्फ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तंगधार दर्रे के पास हिमस्खलन में फंसे 30 लोगों को सेना और जीआरईएफ की टीम ने निकाल लिया है। 17-18 जनवरी की रात चौकी बल तंगधार रोड पर हुए हिमस्खलन के चलते ये लोग बर्फ में दब गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ने यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 30 नागरिकों को बचाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वेल डन इंडियन आर्मी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ 24 घंटे के अंदर यूएई ने लिया भारतीयों की मौत का बदला, एयर स्ट्राइक में मार गिराया हूती का टॉप कमांडर। जी हाँ दोस्तों, महज 24 घंटे के भीतर संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीयों की मौत का बदला ले लिया है दोस्तों। और हूती विद्रोहियों के टॉप कमांडर बोले तो मेजर जनरल अब्दुल्लाह कासिम को मार गिराया है दोस्तों। यमन की राजधानी सना की एक इमारत पर कल यूएई की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें हूती विद्रोहियों का टॉप कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाह कासिम अल जुनैद भी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि उन मारे गए लोगों में 2 भारतीय भी शामिल थे और 1 पाकिस्तानी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, और अब इस मामले में भारत सरकार की ओर से बयान जारी करके कहा गया है दोस्तों कि उनके परिवारों को हर संभव मदद करेगी भारत की सरकार, और उन दोनों की लाशें भी भारत मंगवाई जा रही है दोस्तों। इसके लिए भारत ने रिक्वेस्ट डाल दी है। अगली खबर की बात करें, जहां यूएई पर हमले से मच गई है पूरे विश्व में हलचल। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका, यूके, फ्रांस समेत कई देशों
और संयुक्त राष्ट्र ने यमन के हूतियों द्वारा अबू धाबी पर हमले की निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि इस आतंकवादी हमले के लिए बागियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सोमवार 17 जनवरी को अबू धाबी पर हुए हमले की जिम्मेदारी यमन के हूती पहले ही ले चुके हैं और ऐसे में दोस्तों अमेरिका का ये बयान साफ दर्शाता है कि अब हूती विद्रोहियों का विनाश तय है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां अफगानिस्तान से खबर आ रही है। काबुल गुरुद्वारा पर हमले का गुनहगार IS के आतंकी असलम फारूकी ढेर हो गया है। दोस्तों एक भारतीय समेत 27 लोगों की हुई थी मौत। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बोले तो ISIK का पूर्व चीफ असलम फारूकी को अफगानिस्तान में ढेर कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फारूकी को युद्धग्रस्त मुल्क के उत्तर में ढेर कर दिया गया है। मार्च 2020 में काबुल में स्थित गुरुद्वारा पर हुए हमले में फारूकी का हाथ था। इस हमले में 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। फारूकी की मौत की रिपोर्ट की पुष्टि स्थानीय लोगों और ISIK के आतंकी के करीबी रिश्तेदारों ने उसके पैतृक क्षेत्र ओरककजई में की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर और इसी बीच जो बौद्ध धर्मों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तिब्बती बौद्ध धर्म के सफाई में जुटा हुआ है चीन। भिक्षुओं पर कई तरह के लगा रहा है प्रतिबंध। बता दें माओ की सांस्कृतिक क्रांति के बाद से चीन कंटिन्यूअसली बौद्ध धर्म को निशाना बना रहा है। दोस्तों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में भी बौद्धों का उत्पीड़न जारी है। बता दें ये रिपोर्ट ANI ने एक ग्लोबल थिंक टैंक के हवाले से दी है। आपको बता दो तिब्बत में जारी दमन से धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जगह सिमटता जा रहा है। तिब्बत में चीनी सरकार के धार्मिक स्वतंत्रता दावे के धार्मिक स्वतंत्रता के ठीक उलट है। ऐसे ही थिंक टैंक ग्लोबल ऑर्डर के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत के साथ ही तिब्बत के बाहर भी तिब्बती बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पर तिब्बती मठों को ध्वस्त कर दिया गया है और भिक्षुओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बात करें अगली खबर की, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, राजपथ पर 1971 की जीत का जश्न दिखेगा। एयरफोर्स दिखाएगी ऐतिहासिक तंगेल एयर ड्रॉप की झांकी। जी हाँ दोस्तों, इस साल राजपथ पर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत का जश्न दिखाई देगा। सेना के तीनों अंगों ने पूरी तैयारी कर ली है। सबकी झांकियों में 1971 की जंग के गौरवशाली पल को रिक्रिएट किया जाएगा। पहली बार राजपथ के ऊपर कुल 75 विमान उड़ान भरेंगे, जिनमें राफेल, सुखोई 30S, जगुआर C-130J MI यानी मिग 33, मिग 29K और P-8I जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। फ्लाइंग डिस्प्ले भारत के गणतंत्र दिवस की परेड की सबसे प्रमुख गतिविधियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे आप लोग कमेंट में जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे नए उप थल सेना प्रमुख। अभी संभाल रहे हैं ये पूर्वी कमान की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से देश नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि भारत सरकार ने पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा उप थल सेना प्रमुख बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की जहां पर कनाडा से ओमिक्रॉन वेरिएंट एक पार्सल में आया। चीन की कोरोना वायरस पर ये नई पैंतरेबाजी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस पर बार बार झूठ बोलकर पूरी दुनिया में वायरस को फैलाने वाले चीन ने अपने देश में ओमिक्रॉन फैलने का ठीकरा कनाडा पर फोड़ दिया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि कनाडा से एक पैकेज के जरिए चीन में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, तो वहीं चीन में पिछले कई महीनों से लगातार एक के बाद एक शहरों में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं और अब जाकर शायद चीन को पता चल रहा होगा कि उसने कोरोना वायरस पर झूठ बोलकर दुनिया को कितना तंग किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां कोरोना को लेकर दिल्ली से खबर आ रही है, जहां दिल्ली में 24 घंटे के भीतर निकले हैं 11,684 केस। पॉजिटिविटी रेट में 5.52% की कमी देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 11,684
नए कोरोना मामले सामने आए हैं। साथ ही एक दिन के भीतर 38 मौतों की भी पुष्टि की गई है दोस्तों। और इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 22.47% दर्ज की गई है, जो कि बीते दिनों 5.52% कम है। और ऐसे में नए केसेस दिल्ली में घटते नजर आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन मौतों की संख्या अभी भी नहीं घट रही है। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां पर आज बीजेपी का दामन थामेंगी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे मौजूद। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार सुबह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। अपर्णा यादव आज सुबह 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के मद्देनजर सूबे में दल बदल का काम जोरों पर है। हाल ही में बीजेपी के 3 मंत्री समेत कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इससे कुछ दिन पहले भी उनके बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें थी, लेकिन तब कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण अकेले ही बीजेपी में शामिल हुए थे दोस्तों। इसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी को झटकों पर झटका बीजेपी देती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जब बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी बीजेपी ने दिया है तगड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुए बीएसपी के कई नेता। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल तथा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई है। विपक्षी दलों से आए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के 2 नेता मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा है कि प्रदेश मुख्यालय पर बसपा नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। जी हाँ दोस्तों, अब अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती को भी बीजेपी ने दिया है बहुत बड़ा झटका। इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी ने बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बहोरन लाल मौर्य को दिया है टिकट। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट में बरेली जनपद की बहेड़ी सीट से छत्रपाल गंगवार और भुईजोपुरा में बहोरन लाल मौर्य को उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। जबकि इस जनपद की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी पहले ही कर चुकी है। जी हाँ, ऐसे में बरेली जनपद में बीजेपी के 9 प्रत्याशियों की लिस्ट हमने स्क्रीन पर दिखा दी है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से सपा में गड़बड़ाया सियासी समीकरण, कईयों का कट सकता है पत्ता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की साइकिल चुन ली है दोस्तों। ऐसे में स्वामी प्रसाद के साथ तमाम विधायक और पूर्व विधायक ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि कई सीटों पर सियासी समीकरण बिगड़ गए हैं। सपा में सपा के कई मौजूदा विधायकों की सीटों पर संकट गहरा गया है, तो कई सीटों पर चुनाव लड़ने की आस लगाए नेताओं को अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज कहा, सत्ता में रहे तो किसानों का करोड़ों का भुगतान फंसाया और अब रिवॉल्विंग फंड का दिखा रहे हैं अखिलेश यादव सपना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार में माफिया अपराधियों दंगाइयों को संरक्षण, अनेक घोटाले और चीनी मिलों को बंद कर किसानों की बर्बादी की दास्तान लिखने वाले अखिलेश यादव अन्नदाता को बरगलाने की लाख कोशिश कर लें, किसान अब उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि झूठे संकल्प की जमीन पर किसी का विकल्प बनने से खेती नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, क्या आप केशव प्रसाद मौर्य की बात का समर्थन करेंगे दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ जेल से ही लड़ेंगे आजम खान चुनाव। सपा ने रामपुर से दिया है उनको टिकट, स्वार से बेटे अब्दुल्ला को भी उतार दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था इन्होंने, और ये 2017 में अकाली दल में शामिल हुए थे दोस्तों। और ऐसे में उनको हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह मंगलवार को भाजपा में
शामिल हो गए हैं। अगली खबर की बात करें जहां पर अखिलेश को मिला ममता का साथ, सपा के लिए लखनऊ और वाराणसी में करेंगी वर्चुअल रैली। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 8 फरवरी को लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल सभा करेंगी। इसके बाद वो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ऑनलाइन प्रचार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते दोस्तों कि ममता बनर्जी से बंगाल तो पूरे तरीके से संभल नहीं पा रहा है, दोस्तों उत्तर प्रदेश संभालने की बात कर रही है और सपा का साथ देने की बात करिए। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश कर ले किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में आप लोग लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आप भी इस बार मोदी लहर देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अब उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने का कर दिया ऐलान, जिसके बाद इस ऐलान से अखिलेश यादव पर किया है इन्होंने तगड़ा हमला। कहा जो पलटते हैं वो धोखा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोमवार को आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला। उनका कहना था कि वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं और 2 सीटों पर राजी होकर पलट गए और अब चंद्रशेखर आजाद रावण ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए ही हमला बोलते हुए धोखे का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि आप जब अपनी बात से पलटते हैं तो धोखा करते हैं। मेरे साथ उनकी 25 सीटों को लेकर बात हुई थी। यूपी में अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 14 सीटों पर जीत या फिर 80 लाख वोटों की जरूरत होती है, इसलिए हमें कम से कम 30 सीटों पर लड़ने की जरूरत थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव दोनों के दोनों आपस में भिड़ते नजर आए हैं दोस्तों, इनके बीच कलेश होता दिखाई दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं इनका पूरा फायदा डायरेक्ट बीजेपी को जाएगा दोस्तों, तो कमेंट में अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब 6000 से बढ़कर इतनी हो सकती है राशि। मोदी सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार 1 फरवरी 2022 को चौथा बजट पेश करेगी, क्योंकि देश कोरोना वायरस नाम के गंभीर संक्रमण से जूझ रहा है और ऐसे में मोदी सरकार का ये बजट कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। तो वहीं आम जनता ने भी इस बजट से काफी उम्मीदें लगा रखी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा ऐलान कर सकती है। माना यह जा रहा है कि बजट में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों को सालाना मिलने वाली राशि 6000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर पहले भी कई बार मांग उठाए जा चुके हैं, इसीलिए ये माना जा रहा है कि बजट में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। और सूत्रों की माने तो बजट में इसकी घोषणा के बाद किसानों को साल में 3 की जगह 4 बार 2000 रुपए की राशि भी मिला करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा आखिर बजट में क्या ऐलान किया जाता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी दोस्तों वो हमने आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर बताया है, इसलिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और जो नए से देख रहे हैं दोस्तों, नए मेंबर हमारे चैनल पर आए दोस्तों, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको हम हमेशा हर खबरों से अपडेट करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहाँ पर अगली खबर आ रही है, आपके ट्रेन टिकट पर अब कोई भी दूसरा व्यक्ति कर सकता है सफर, जिसको आप चाहते हैं कि वो सफर करे। रेलवे ने दी है ये सुविधा। जी हाँ, अगर आपके पास ट्रेन का कंफर्म रिजर्वेशन टिकट है लेकिन आप किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास अब पैसे बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि ये टिकट आप अपने परिवार के किसी सदस्य को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। रेलवे ने एक खास सुविधा दी है और आपको बता दें कैसे आप भारतीय रेलवे की इस खास सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोई यात्री अपना कंफर्म टिकट अपने परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होती है, जिसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काटकर उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट को ट्रांसफर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन ट्रेन के टाइमिंग से 24 घंटे पहले देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यानी एक बार ही आप टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं, बार बार नहीं। और ऐसे में ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल
बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो एक्टिव रहना और अगले खबर का इंतजार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।